हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 26 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे काम के जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा हुआ है, आर न्यूट्रिनोज देयर ओन एंटी पार्टिकल्स। तो हर एक एलिमेंट्री जो पार्टिकल है, ओके, कई सारे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। याद रखिएगा कि अभी जो आपके प्रोटॉन हैं या आपके न्यूट्रॉन हैं उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा और भी होते हैं, लाइक म्यू हैं या फिर बोसोन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिनोज की। तो न्यूट्रिनोज भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का अपना एक एंटी पार्टिकल होता ही होता है। जैसे अब इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो इसका जो कहेंगे कि एंटी पार्टिकल है वो होता है आपका, आपको पता है, पॉजिट्रॉन उसको यहाँ पर कहते हैं, ओके। तो पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल होता है। इसी तरीके से ये खोजने की कोशिश हो रही है कि जो न्यूट्रिनोज हैं उनका भी कोई एंटी पार्टिकल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि नहीं। तो एंटी पार्टिकल ढूंढने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। पहली बात तो न्यूट्रिनोज को ही डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, उसके अलावा उसका एंटी पार्टिकल ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि जो न्यूट्रिनोज हैं वो खुद के अपने ही एंटी पार्टिकल होते हैं। हालांकि इस स्टडी को गलत साबित इस आर्टिकल के अंदर में कर दिया गया है। स्टडी जो की गई है वो सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ डिटेक्टर वगैरह लिखे हुए हैं उनके द्वारा की गई, जिसका नाम है कैमलैंड, ओके। तो टीम है एक तरीके से बेसिकली जिन्होंने स्टडी की। खैर हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं न्यूट्रिनोज की। तो न्यूट्रिनोज जो हैं वो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल हैं इन द कॉस्मोस, मतलब यूनिवर्स के अंदर में सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल के रूप में जाने जाते हैं। तो फर्स्ट अबेंडेंट कौन से हैं भाई? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये न्यूट्रिनोज ही फर्स्ट अबेंडेंट भी दिखाएगा, किसी साइट पर ये फर्स्ट अबेंडेंट दिखाएगा और किसी साइट पर ये जो है वो सेकंड अबेंडेंट दिखाएगा। तो हम इस द हिंदू की बात को अगर सच माने कि ये सेकंड अबेंडेंट पार्टिकल्स हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर भी लिखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंट हैं यानी मोस्ट अबेंडेंट हैं वो आपके फोटोन निकल करके आते हैं, ओके। तो फोटोन के बाद आपके न्यूट्रिनोज को हम जो है वो कह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूबिक्यूटस है, मतलब हर जगह पाए जाते हैं और इनके अंदर में इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने के काम में आ सकती हैं। तो यूनिवर्स से आने वाले इन सब न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के डिटेक्टर्स का यूज़ भी यहाँ पर किया जाता है। हालांकि इनको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पर है। तो एक ओपन क्वेश्चन यही उठ रहा था कि न्यूट्रिनोज उनका जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होगा। तो जापान वगैरह के अंदर में सब स्टडी हुई और पता चला कि भाई ये खुद का तो एंटी पार्टिकल नहीं है, इसका कुछ ना कुछ एंटी पार्टिकल होगा, लेकिन ये खुद का एंटी पार्टिकल तो नहीं है, ओके। अब इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पर ये लाइन मैंने बताई कि एवरी एंटी एलिमेंट्री पार्टिकल हैज़ एन एंटी पार्टिकल, ओके। तो जैसा कि मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया उसी तरीके की चीज़ है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसका नाम है पॉजिट्रॉन, और चार्ज अपोजिट होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से इनको एंटी पार्टिकल कहते हैं। और जब एक एलिमेंट्री पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज होती है, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो दोनों चार्ज जब मिलेंगे तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ आप देखोगे कि एनर्जी भी रिलीज़ यहाँ पर होती है, ओके। तो यही बात सब न्यूट्रिनोज के बारे में खोजी जा रही थी। खैर वो सब स्टडी इतनी जो है वो मिली नहीं। इसके अलावा जो ये आपका डिटेक्टर है जापान वगैरह के अंदर में, दैट इज़ कॉल्ड द कैमियो का लिक्विड सेंटेलर एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्टर। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ा भी नहीं जा रहा, ओके। इन शॉर्ट इसको कह रहे हैं हम कैमलैंड, ओके। तो इन्होंने जो है ये ऑब्जर्व किया न्यूट्रिनोज के लिए कि देर इज़ ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डीके। इसका क्या मतलब है? देखो एक प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड डबल बीटा डीके, डबल बीटा और डीके, ओके। तो इस डबल बीटा डीके में क्या होता है कि जब दो न्यूट्रिनोज या दो दो न्यूट्रॉन्स जो है वो आपस में जब टू न्यूट्रॉन्स इन एन एटम टर्न्स इनटू टू प्रोटॉन्स, तो जब दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं तो कन्वर्ट होने के साथ आप देखो वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं
और 2 एंटी न्यूट्रिनोज भी निकलते हैं। तो ये न्यूट्रॉन अलग चीज़ होती है भाई, और ये न्यूट्रिनोज अलग चीज़ होती है। पहले तो इस कन्फ्यूजन को बदलो, है ना। बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आपको अंतर समझ में आना चाहिए। जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन में, तब हमारे पास बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज, वो भी एंटी न्यूट्रिनोज। ओके, तो ये सिंपल जो आपकी प्रोसेस है वो है आपकी डबल बीटा डीके की। लेकिन इन्होंने एक दूसरी प्रोसेस बताई है जिसका नाम इन्होंने दिया है न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डीके। इसमें क्या है कि प्रोसेस के दौरान जो एंटी न्यूट्रिनोज हैं वो इमिट नहीं होते। ओके, तो वो इमिट नहीं होते या इनको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम टू सेम न्यूट्रिनोज की तरह हो जाती है। इनको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। खैर, हमारे ये किसी काम की नहीं थी, ये प्रोसेस भी हमारे किसी काम की नहीं है, बट ठीक है, जो कुछ दिया गया है जितना है उतना तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं। उसके अलावा आप देखो कि आपको ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, और ये भी नहीं पढ़ना। ओके, और ये भी नहीं पढ़ना। या यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि न्यूट्रिनोज के जो मास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी अभी काफ़ी उलझे हुए हैं, तो उनको भी हमें सुलझाने की ज़रूरत है। मतलब इनका मास क्या होता है या किस तरीके का होता है। आर्टिकल में से जो पॉइंट्स निकल सकते थे वो हमने निकाले। कुल मिला के आपको याद रखना है कि देर इज़ 4 थिंग्स। ओके, 1 इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज़ कॉल्ड प्रोटॉन, थर्ड इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन, और फोर्थ इज़ कॉल्ड न्यूट्रिनोज। ओके, तो ये चारों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की और न्यूट्रिनोज की, तो मास जो है वो ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का कंपेयर टू न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनो का मास लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। ओके, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं और साथ में न्यूट्रिनोज हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी और कॉमन होती है कि दोनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। फोटोन वो प्रोटॉन और जो आपके न्यूट्रॉन है वो दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो तो होता है, लेकिन न्यूट्रिनोज पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, और इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है न्यूट्रिनोज को। और न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, तो इंडिया अपनी खुद की एक इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी तैयार कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड INO। और ये कहाँ पर बनेगी? तो थोड़ा सा अगर आप चीज़ों पर फोकस करते हैं तो पता चलेगा कि तमिलनाडु के अंदर थेनी डिस्ट्रिक्ट में इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। ओके, तो जितने भी पॉइंट बताए उन्हीं को असेंबल करके प्रीलिम्स का काफ़ी अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक रिवील्स अर्थ कोर हैज़ 2 डिस्टिंक्ट लेयर। तो आपको पता होगा जब आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हो तो अर्थ का अपना एक सिस्टम है, मेंटल है, कोर है, क्रस्ट है। ओके, और कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म में कह सकते हैं, और उसके अंदर में जो है वो सॉलिड कोर यहाँ पर निकल करके आती है, जो कि आयरन और निकल से मिलकर के बनी हुई यहाँ पर है। तो जो अगर हम बात करें अर्थ की इनर कोर की, तो अब इनर कोर के भी 2 डिस्टिंक्ट लेयर ढूंढने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। जब आप ज्योग्राफी शुरू करते हैं तब आपको पहले अर्थक्वेक पढ़ाया जाता है, और उसके बाद ये संरचना जो पृथ्वी के अंदर की है पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक की मदद से हम जो है वो P वेव, S वेव और सिस्मोग्राफ वगैरह सबकी मदद लेकर के पता करते हैं कि कहाँ पर सॉलिड मौजूद हैं, कहाँ पर सॉलिड मौजूद नहीं है। तो वही काम जो है वो अब यहाँ पर हुआ है। अर्थक्वेक जो रिवर्बरेशंस हैं उनकी मदद से ये मेजरमेंट करके पता लगाया गया है कि जो अर्थ की इनर कोर है उसमें भी 2 डिस्टिंक्ट लेयर नज़र में आती हैं। दोनों डिस्टिंक्ट लेयर वे आयरन की हैं, निकेल की हैं, लेकिन उनके अंदर में जो क्रिस्टल्स की संरचना है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर है। तो ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं, और ये सब पता चला है अर्थक्वेक की मदद से। क्योंकि अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उसके ऑसिलेशंस डिस्टोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टल जिस तरीके के होंगे उसी तरीके की प्रतिक्रिया वहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो अभी रिसर्चर्स इस पर और स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अर्थक्वेक और अर्थ की जो अंदर की संरचना है वो तो एक कॉमन क्वेश्चन है। एक पूरा 10 से 15 पेज का टॉपिक ये आपकी ज्योग्राफी की नोटबुक में देखने के लिए मिल जाएगा, और कॉमन है। ओके, हर जगह पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिवील्स गैलेक्सीज फॉर्म्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द बिग बैंग। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर यूपीएससी ने मेंस के अंदर में क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया है कि इसको छोड़ा गया, क्या उपलब्धियां हैं या क्या अंतर है हबल स्पेस टेलीस्कोप से, और इसकी बेसिकली उपलब्धियों को गिनवाने का काम भी यहाँ पर किया जाना था। ओके,
तो अगर हम बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, तो इसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि एक तो हबल स्पेस जो टेलीस्कोप है उसको रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के साथ साथ इसको जो है वो इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो अर्ली गैलेक्सीज़ हैं, जो सबसे पहले गैलेक्सीज़ बनी, उनकी खोज यहाँ पर करेगा कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस सब के बारे में हिस्ट्री जो है वो हमें रिवील करने का काम यहाँ पर करेगा। तो अभी इसने ऐसा ही काम यहाँ पर किया है, और एक ऑब्जर्वेशन की है जिससे पता चला है कि बिग बैंग के बाद लगभग 500 से 700 मिलियन ईयर आफ्टर जो गैलेक्सीज बनी वो कैसे बनी, उन सब के बारे में इसने अभी अभी हमें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। बाकी इसकी कई सारी उपलब्धियां लगातार आती रहती हैं, हर महीने की 2 या 3 चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में निकल करके आती रहती हैं। तो अगर ये वेरीफाई हो गया बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये फाइंडिंग्स जो हैं वो हमें बहुत तेज़ी से अर्ली गैलेक्सीज़ की तरफ ले जाएगी कि यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री जो है वो जल्द ही हमारे सामने खुल करके सामने आएगी। इसके बाद आगे बात करें तो लिखा हुआ है हाइट ऑफ पीपल इन मिलान नॉट चेंज इन द पास्ट 2000 ईयर्स, नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, या ये आर्टिकल आ जाता है, और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि माइस पर स्टडी की गई और पता चला स्टडी करने के बाद कि उनके अंदर में एक न्यूरल मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से फियर कंडीशनिंग नज़र आती है। मतलब ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को देख लेते हैं और फिर हम भी घबरा जाते हैं, तो उस घबराने को जो है वो फियर रेस्पॉन्स बेसिकली कहते हैं, या हम उसको ये कह सकते हैं कि जो एम्पैथी वगैरह है वो हम जो है वो दिखाते हैं। ओके, तो फियर देखो, मान लो कि जैसे कि आपने कई जगह पर देखा भी होगा कि अगर मैं एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं पर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो हमें दया आती है। ओके, तो ये क्या है, ये ह्यूमन का फिनोमिना है। इंसान जो है वो इस प्रतिक्रिया को दिखाता है, वो उसके प्रति दया, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सब चीज़ें जो है वो शो करना शुरू करेगा। सेम कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अदर्स वो ह्यूमंस के पास तो है ही है, और भी जो मैमल्स हैं वो भी इस कैपेसिटी को दिखाते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और ये कॉमन है, आपने डॉग्स के अंदर में भी देखा होगा, इवन कैट्स के अंदर में भी ये चीज़ देखी जाती है। और तो और अगर हम बात करें माइस, तो इसके ऊपर स्टडी यहाँ पर हुई है। आर्टिकल हमारे किसी भी काम का नहीं है, किसी भी। इसमें 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक है आपका ACC और दूसरा है BLA। पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, हालांकि हम इस इमेज को पढ़ करके इस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। देखो, तो माइस पर ये स्टडी हुई, और माइस में जो एम्पैथी है वो चीज़ें निकाल करके लाने की कोशिश हुई कि भाई जो चीज़ें ह्यूमंस के लिए हैं क्या वो और मैमल्स के लिए भी सत्य हैं। तो ये चीज़ें प्रूफ की गई, और प्रूफ करने के लिए इस माइस को जो है वो आपका एक जगह पर बैठा दिया गया, और इसके सामने किसी और एनिमल को शॉक्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए। शॉक देने के साथ साथ इस माइस के अंदर में एक फियर रेस्पॉन्स जनरेट हुआ। फियर रेस्पॉन्स का पता कैसे चला, तो वो बिल्कुल एकदम फ्रीज हो गया। हम भी फ्रीज हो जाते हैं डर के मारे। ओके, तो यही काम जो है वो माइस में देखने के लिए मिला, और इसके फ्रीजिंग बिहेवियर से ये पता लगा कि इसके अंदर में फियर रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है, और वो जनरेट हुआ क्योंकि एनिमल को शॉक दिया गया, तो ये डरा। डरने के बाद फ्रीजिंग बिहेवियर जो है वो इसका दिखाई दिया। ओके, तो ये बेसिकली एक बेसिस फॉर्म है अफेक्टिव एम्पैथी की, और इसके अंदर में फिर बाकी की टर्म्स आ जाती है जिनको मैं बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहता, इसीलिए आप जो है वो इस आर्टिकल को यहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, या अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और लिखा हुआ है कि एस्टेक हमिंग बर्ड्स इंडियन सनबर्ड्स। तो बेसिकली बात करें तो इंडिया के अंदर में आपकी सनबर्ड्स पाई जाती हैं, जो कि लगभग सेम होती हैं। उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमिंग बर्ड्स की तरह ही यहाँ पर होती हैं। तो इनकी तुलना यहाँ पर की गई है, और तुलना कम की गई है, इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। अगर हम बात करें तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो है वो पाई जाती हैं ये हमिंग बर्ड्स, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की नेटिव हैं, और लगभग 350 से अधिक स्पीसीज़ इसकी देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, पोएट्स या ज्वेलरी वाले जो हैं वो अपने काम के दौरान, ओके, जो भी वो वर्क रिलेटेड है उसमें इसके जो कह सकते हैं कि इमेजिनेशन है उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो स्मॉल होती हैं, लगभग 5 सेंटीमीटर तक लंबी, 2 ग्राम का वजन होता है, और 1 सेकंड में 50 बार ये अपने पंखों को जो है वो फड़फड़ा सकती हैं, और इसी की वजह से इन कह सकते हैं कि आवाज़ जो है वो यहाँ पर आती है, हमिंग की आवाज़ यहाँ पर आती है। इसके अलावा फ्लावर से नेक्टर इनका जो है वो फेवरेट फूड है। ओके, और
ये चीज़ें कुछ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा स्टडीज़ ये भी रिवील करती हैं कि इनका जो है वो जो हैंड बोन है वो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन जो आर्म बोन है वो काफ़ी छोटी यहाँ पर होती है। तो ये सब चीज़ें भी निकल करके आती हैं, हालांकि आपसे पूछी नहीं जाएंगी कहीं पर भी। इसके अलावा सिमिलरिटीज़ दिखाने की कोशिश की गई है बिटवीन हमिंग बर्ड और इंडियन सनबर्ड के बीच में। इंडियन सनबर्ड जो है वो काफ़ी हद तक हमिंग बर्ड से रिलेटेड है, बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो इनमें कॉमन नज़र आते हैं, जो कि एक तरीके से एवोल्यूशन का ही टाइप दिखाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो या एक सनबर्ड के अंदर में ही जो पर्पल सनबर्ड है वो इंडिया के अंदर में आपको कॉमनली नज़र आ जाएगी, स्पेशली मार्च वगैरह के जो मेटिंग सीजन है उसके दौरान। और अगर हम बात करें इसके अंदर में तो कुछ और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक इनकी जो एनर्जी डिमांड है वो कहाँ से आती है, बॉडी मास का क्या होता है, ओके, मेटाबॉलिक रेट क्या होते हैं, वर्टेब्रेट से इनके मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होते हैं, ओके। रैपिड तरीके से जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, नेक्टर से ये एनर्जी जो है वो उसको लेते हैं, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जितना भी नेक्टर इन्होंने यहाँ पर लिया है वो कुछ समय के अंदर में जो है वो यूटिलाइज यहाँ पर हो जाए। ओके, लंग्स भी इनके जो हैं वो 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर सकते हैं कई मैमल्स की तुलना में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सब आप इग्नोर मारो, कुछ नहीं है यहाँ पर। और या ये मिमिक्री भी करते हैं और डांस भी जो है वो फॉलो करते हैं, लाइक पैरट्स एंड सम अदर सॉन्ग बर्ड्स, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी याद रखो, बाकी हमारे किसी काम की नहीं। एक क्वेश्चन कॉर्नर दिया है, लिखा है मॉस्किटोज। अब लिखा तो है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ लोगों को मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, क्यों? तो मैं भी कुछ समय तक पहले तक ये चीज़ें सोच रहा था कि भाई आखिर मच्छर इतना काटते क्यों हैं, ओके। घर में अगर 3 जने सो रहे हैं तो 3 में से सिर्फ एक को ही इतना क्यों काट रहे हैं? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मॉस्किटोज़ हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं, ओके, जिसकी मदद से वो आसपास के वातावरण को सेंस करेंगे। तो वो जो ह्यूमन स्किन से ऑर्डर आती है उसको यहाँ पर ये एक स्पेशल तरीके की ऑर्डर को यहाँ पर जो है वो आपका डिटेक्ट करते हैं और उसी को ही जो है वो ज़्यादा काटते हैं। ये निकल करके आया और यही चीज़ हम सोच भी रहे थे, ओके। तो एंटीना लाइक संरचना इनके सिर पर होती है, ओके, और जिसकी मदद से ये ह्यूमन स्किन में जो विभिन्न तरीके के एसिड्स निकलते हैं, जिनसे ओड्रेंट है या गस्टेटरी है या आयनोट्रोपिक रिसेप्टर जिनको कह सकते हैं, इनकी मदद से ये जो है वो एक सम पीपल जो कि मॉस्किटोज़ के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, एक स्पेशल तरीके का एसिड या खुशबू आप कह सकते हो कि बदबू आप इसको कह सकते हो, ओके, वो चीज़ जो है वो उनको डिटेक्ट करने काम आती है। पेपर में कहीं से कहीं तक कुछ नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने पेज को यहाँ पर ख़त्म किया और ये रहा आपका साइंस एंड टेक का पेज, और पीपीटी फॉर्म में नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।